स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का ब्रह्मी एकेडमी का ये डिजिटल वर्ल्ड स्टेट एफएसओ के एग्जामिनेशंस में मैं सौरभ नामदेव शुरू करते हैं आज का कारवा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले दे दूं, इसके बाद सीधे सीधे हम ऑन रोल सिलेबस को डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश 2025 फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना था जून में, जैसे कि आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है। अब इस एग्जामिनेशन को एमपीपीएससी जो है वो फेवर करने वाला है दिसंबर के लास्ट तक। इसका मतलब है आपको जो 6 से 7 महीने का जो भारी या इतना लंबा समय मिला है, ये समय इसलिए लंबा मिला है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर सकें। और इसी कोशिश में ब्रह्मी एकेडमी जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईच एंड एवरी टॉपिक जो कि आपके डेप्थ में मेंशन है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, उसको बहुत अच्छे से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो छोटे छोटे टॉपिक जो ऑलरेडी उन्होंने दे रखे हैं, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत आराम से इत्मीनान से समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो हमेशा की तरह जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन रिगार्ड जो कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको जो है, तो आप निश्चित रूप में जो ऑलरेडी एक नंबर है जिस पे इस स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप आराम से उस पर बात कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ब्रह्मी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें लेक्चर्स की क्वालिटी देख सकते हैं, टीचर का प्रेजेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कारवां। आज का सेशन हमको शुरू करना है स्टूडेंट। विटामिन 1 जो है ये क्लास हमने कवर कर ली है। तो विटामिन 1 की क्लास में मैंने आपको विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। आज विटामिनों के जिस क्लासिफिकेशन को लगभग 1 घंटे या सवा घंटे जो हम पढ़ेंगे आज, तो वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, अर्थात ऐसे विटामिन जिनकी घुलनशीलता या जिनकी सॉल्युबिलिटी जल में आने पर बहुत आसान हो जाती है, और जब ये जल में ही घुल पाते हैं तभी अपने कार्यों को निष्पादित कर पाते हैं या वास्तविक रूप में अपने कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ ये कि जल में घुलनशील जो विटामिन है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो है बी कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे विटामिन बी आते हैं, B1, B2, B3, B4 नहीं होता स्टूडेंट, B5, B6, B7, B8 एक नया डिस्कवर विटामिन है, फाइटिक एसिड बोलते हैं उसको, B9 फॉलिक एसिड है, B10 भी आजकल आ चुका है, PABA पैरामीनो बेंजोइक एसिड, विटामिन B11 नहीं है स्टूडेंट, और फिर है विटामिन B12। तो जितने भी विटामिन बी हैं उन सभी को हम एक वर्ड में बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स है वो है विटामिन सी। तो आज का पूरा टॉपिक हमारा इन्हीं 2 के इर्द गिर्द घूमेगा, या इसी से स्टेट एफएसओ में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इन दोनों विटामिन से रिलेटेड। चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विटामिन सी के साथ में। तो विटामिन सी जैसे कि आपको पता है, और नहीं पता है तो जरूर याद रखिएगा कि विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नेम है, उसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड में देखिए लास्ट में एक वर्ड आपको मिल रहा होगा एसिड। तो उस विटामिन का नाम बताइए, या उस वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम बताइए जो है तो विटामिन लेकिन प्रकृति एसिडिक है, प्रकृति अम्लीय है। आंसर है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद विटामिन सी के खोजकर्ता का नाम, जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको एफएसओ में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार जरा इसको देख लें। अल्बर्ट सेंजेंट वो पर्सन है जिन्होंने विटामिन सी की डिस्कवरी करी थी, और स्पेशली उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था जो आज के समय पे बड़ा पॉपुलर है, हर किसी को पता है। साइट्रस फ्रूट में जितने भी फल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, स्पेशली संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें विटामिन सी की प्रधानता होती है। लेकिन ये एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन है कि शिमला मिर्च, आंवला, स्ट्रॉबेरी और टमाटर में कौन से विटामिन की प्रधानता होती है। आंसर है विटामिन सी की प्रधानता होती है। स्पेशली सबसे रिचेस्ट सोर्स, सबसे बेहतर विटामिन सी का सोर्स है स्टूडेंट आंवला। और आंवले की एक वैरायटी, आंवले की एक किस्म बहुत ज़्यादा इस समय पे चर्चा में है, कंचन,
क्योंकि आंवले की यह वैरायटी कंचन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसी तरह से यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो विटामिन सी जल में घुलनशील है, और यदि विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने यदि विटामिन सी की टैबलेट खाई, आपके शरीर के अंदर वो वाटर में डिसॉल्व होगा, आपके सीधे यूरिन में पहुंचेगा, और यूरिन में 95% जल होता है, उसमें मिक्स होके शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता, हमारे शरीर से बाहर एलिमिनेट हो जाता है? तो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो सभी हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते, बल्कि वो हमारे शरीर से स्रावित हो जाते हैं, मूत्र के जरिए शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। इसलिए आपको डेली बेसिस पर विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेस डेली लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये डेली बॉडी में जाते हैं और डेली यूरिन के जरिए ये बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। अब यहां विटामिन सी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट दिए हैं जिनसे क्वेश्चन बने हुए हैं स्टूडेंट। जैसे आपको मैंने सबसे पहले एक चीज बताई थी कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, और विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट टाइटल मिला हुआ है विटामिन्स को, ये फ्री रेडिकल को किल करने की वजह से मिला हुआ है। दरअसल में फ्री रेडिकल ऐसे रिएजेंट होते हैं या फ्री रेडिकल ऐसे मूलक होते हैं जो हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होकर या हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर हमारे सेल की फंक्शनिंग को स्लो करते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, आपके सेल के कार्य करने की क्षमता स्लो होती जा रही है, आपकी सेल की फंक्शनिंग स्लो हो रही है, इसी वजह से तो आप बूढ़े होते जा रहे हैं। यदि आपके सेल में से फ्री रेडिकल को या मुक्त मूलकों को समाप्त कर दिया जाए या मुक्त मूलकों को आपके सेल में कंट्रोल कर लिया जाए, तो फिर निश्चित रूप में आप सदा जवान बने रह सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया में विटामिन सी भी हेल्प करता है मुक्त मूलकों को नष्ट करने में या मुक्त मूलकों को प्रतिबंधित करने में। इसी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट है। स्टूडेंट, आपने अक्सर करके सुना होगा कि यदि आप खट्टे पदार्थों का सेवन लंबे समय तक करते हैं तो आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बेहतर बनी रहेगी, और स्किन में एक कोलेजन प्रोटीन या कोलेजन फाइबर पाया जाता है जो आपकी स्किन को यंग बनाने में मदद करता है। तो दरअसल में आपकी स्किन में जो कोलेजन प्रोटीन है या जो कोलेजन फाइबर है उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनको मजबूती देते हैं, उनको एक्टिवनेस देता है विटामिन सी। इसी वजह से आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है, आपकी स्किन जो है वो साइट्रस फ्रूट को लेने के बाद बेहतर रहती है। मतलब ये आपकी स्किन को भी हेल्दी रखता है। इसी तरह से यदि आपकी बॉडी में कभी आयरन की कमी है और आप आयरन की टैबलेट या आयरन के सोर्स खा रहे हैं, साथ में आपने विटामिन सी की टैबलेट लेनी शुरू कर दी, तो आप बिलीव करिए आपके शरीर के अंदर, आपके लीवर के अंदर आयरन का संग्रहण काफी तेजी से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी इस काम में मदद करता है। आयरन को अवशोषित कराने में जो विटामिन सबसे पहले मदद करता है उस विटामिन का नाम है स्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी। ये चीज मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है और ये चीज मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है, क्योंकि ये है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, लेकिन अभी तक एफएसओ की दहलीज पर इस क्वेश्चन को नहीं देखा गया है। जल्दी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो थोड़ा तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए। वहीं विटामिन सी जो है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आपके शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी में टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं, उन टी लिम्फोसाइट सेल के नंबर को बढ़ाकर एंटीबॉडी का उत्पादन ज्यादा कराने में मदद करता है ये विटामिन सी। याद रहेगा स्टूडेंट। तो आपके इम्यून सिस्टम को या आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है विटामिन सी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं यदि कहूंगा तो ये है पॉइंट नंबर 5। स्टूडेंट, आपको चोट लगती होगी, कभी ना कभी आपको खेल कूद में चोट लगी होगी, चोट के दौरान ब्लड निकला होगा, ब्लड विटामिन के जरिए जो है क्लॉट हुआ होगा, ये आप समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इस बार चोट आपको लगी है एक्सीडेंटली, थोड़ी बड़ी, और जब चोट लगती है तो घाव बन जाता है,
और घाव धीरे 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 भरता है। तो यदि कोई एक्सीडेंट के केस में बड़ी चोट लगी है, बड़ा घाव हो गया है और आप चाहते हैं कि वो घाव जल्दी भर जाए, तो आपको विटामिन सी लेना है। तो वाउंड हीलिंग में या घाव को भरने में जो विटामिन बहुत तेजी से मदद करता है स्टूडेंट, वो कोई और नहीं बल्कि विटामिन सी है। जबकि विटामिन के ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है कि चोट लग गई तो रक्त का बहाव रुक जाएगा, ये विटामिन के का काम है। लेकिन अगर घाव जल्दी भरने हैं, आपको जल्दी रिकवर होना है, तो फिर आपको विटामिन सी की टैबलेट लेनी होंगी। तो याद रखिएगा, जितने पॉइंट मैंने बताए ये आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट आप देखेंगे, और लास्ट टाइम ये राजस्थान एफएसओ में ऑलरेडी क्वेश्चन आया कि एंटी हीमोरेजिक विटामिन कौन सा है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त के स्त्राव को रोकने में हेल्प करता है। आपको ऑलरेडी पता है विटामिन के। तो अब हो सकता है इस बार वारी इसकी हो कि घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। आंसर है विटामिन सी। तो तैयार रहिएगा। इसके बाद जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहां विटामिन सी से संबंधित कुछ और फैक्ट दिए हैं जिनको जरा आप देख लीजिए। सबसे पहला फैक्ट है, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में एक रोग देखने को मिलता है, स्पेशली हमारे माउथ में, जिसका नाम है स्कर्वी। ऑलरेडी आप जानते हैं स्कर्वी में क्या होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, और दांत में जहां मसूड़े होते हैं उन जगहों से ब्लीडिंग या गम्स, उन जगहों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो मसूड़ों से ब्लीडिंग शुरू हो जाना यही स्कर्वी कहलाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी है तो आप बिलीव करिए स्टूडेंट, उस व्यक्ति में घाव देरी से भरेगा और हो सकता है उस व्यक्ति को एनीमिया की कमी हो। तो आपको ये वाले जो 3 पॉइंट हैं इनको आपको थोड़ी ध्यान रखने हैं। अब दैनिक जीवन में इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ये एग्जामिनेशंस में पूछे हुए क्वेश्चन है। हालांकि एफएसओ में नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि विटामिन सी की एक व्यक्ति को जो एडल्ट है उसको कितनी नीड है और मैक्सिमम कितना ले सकता है व्यक्ति विटामिन सी। क्योंकि जितना मैक्सिमम लेगा और मान लो इससे भी ज़्यादा एक्सेस हुई तो फिर वो वाटर में डिजोल्व होकर यूरिन से सीधे बाहर हो जाएगा। तो मैक्सिमम या अधिकतम कितनी लिमिट है विटामिन सी को लेने की, तो आंसर है 2000 मिलीग्राम पर डे। अब शोषण की बात करें तो मैंने आपको एक चीज पहले भी सिखाई थी, और अगर आपने ये चीज नहीं सीखी तो ऑलरेडी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो ग्लूकोज में टूटता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविली अब्जॉर्ब करते हैं। आप प्रोटीन खाते हैं, एमिनो एसिड में टूटता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविली अब्जॉर्ब करते हैं। आप फैट खाते हैं, फैटी एसिड में टूटता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविली अब्जॉर्ब करते हैं। आप फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते हैं, उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, कौन एब्जॉर्ब करेगा? वही जो अभी तक करता आया है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और माइक्रोविली। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि विटामिन सी को भी एब्जॉर्ब कौन करेगा? छोटी आंत। और छोटी आंत में स्पेशली जो जेजिनम वाला पार्ट होता है जिसमें माइक्रोविली पाए जाते हैं, वही इसको अवशोषित भी करेगा। तो इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। हालांकि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको प्रमोट कर सकता है एफएसओ, क्योंकि जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का एब्जॉर्प्शन साइट क्या है ये सबको पता होता है, लेकिन जब बारी विटामिन और मिनरल्स की आती है तो थोड़े से पेंच ढीले होते हैं, और इसी का फायदा उठाता है कई बार एग्जामिनेशन। तो आप जरूर याद रखिएगा ये चीज। अच्छा, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, ब्रेकडाउन कहाँ होता है, एनर्जी कहाँ मिलती है, सिंथेसिस कहाँ होती है, तो ये सभी के सभी जो मेटाबोलाइज यूनिट है विटामिन सी की वो है लीवर, और जब भी बॉडी से एलिमिनेट होगा तो यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको चीजें क्लियर हैं। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट जो ऑलरेडी उधर भी मेंशन किए हैं, लेकिन फाइनल ये विटामिन सी के ऐसे पॉइंट हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। एक बार जरा आप मेरे हिसाब से देख लो कि आपको चीजें क्लियर हैं कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, आप बहुत सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाते होंगे। स्पेशली स्टूडेंट, अभी मैं फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेजिटेबल की बात कर रहा हूं। मतलब मैं बात कर रहा हूं कुछ सब्जियों की, और एक आप कोई भी अपने माइंड में सब्जी ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी है। तो आपने कोई ना कोई सब्जी अपने माइंड में
ले ली होगी जिसमें विटामिन सी है। अब आप उस सब्जी को गर्म कर रहे हैं, मतलब फ्राई कर रहे हैं या टेम्परेचर के कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जैसे ही आपने किसी सब्जी को जिसमें विटामिन सी है अगर उसको फ्राई किया, तो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने पर फल और सब्जियों में से सबसे पहले जिस विटामिन की रुखसतगी होती है वो कोई और नहीं बल्कि विटामिन सी होता है। मतलब पकाने पर, यहां पकाने का मतलब है फ्राई, या पकाने का मतलब है हीट के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक रहना या ताप के प्रभाव में ज्यादा देर तक रहने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जैसे हम जब भी कभी सब्जियों को थोड़ा सा डिलीशियस बनाने की कोशिश करते हैं तो तेल में ज्यादा लंबे समय तक सब्जियों को हम भूनते हैं या तलते हैं। इस प्रक्रिया में उन सब्जियों का विटामिन सी हम लैप्स कर देते हैं, ये कहना है इस स्टेटमेंट का। परंतु यदि कोई फल और सब्जी रखी हुई है बाहर और टेम्परेचर यदि ज़्यादा है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जनरली गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है ना, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो इस गर्मी के प्रति काफी सेंसिटिव है? तो याद रखिएगा, गर्मी के प्रति संवेदनशील या हीट के प्रति संवेदनशील जो विटामिन है वही है विटामिन सी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने को ही तो गर्मी बोलते हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फल और सब्जियों में जो विटामिन सी है इसकी मात्रा लगातार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी फल और सब्जियों में विटामिन सी की मात्रा अपने आप कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, आयरन के अवशोषण को कौन सा विटामिन आसान बनाता है? ये कई बार मैंने सिखाया, आंसर है विटामिन सी। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जो सिरका होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसी तरह से टमाटर में भी एसिडिक नेचर होता है, इसी तरह से जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, पुराने समय में उनमें खाद्य पदार्थों को डिप करके रखा जाता था और यही प्रिजर्वेशन का दरअसल में एक तरीका था। प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों को विनष्ट होने से बचाने के लिए इस तरीके को अप्लाई भी किया जाता था। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस विटामिन का यूज किया जाता है और 4 ऑप्शन यदि आपको देखने को मिले, तो आप विटामिन सी को तो सिलेक्ट कर ही सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि विटामिन सी एसिडिक नेचर है और एसिडिक नेचर की वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो उतनी आसानी से नहीं हो पाती उस फूड स्टफ में जिसमें एसिडिक एनवायरनमेंट है। विटामिन सी मैंने आपको पहले ही बताया एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, मतलब फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक जो होते हैं, कोशिकाओं में छुपे गद्दार जो होते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं इनको दरअसल में नष्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मुक्त मूलकों को नष्ट करते हैं और कोशिकाओं को सदा जवान बनाए रखते हैं। यही एंटीऑक्सीडेंट की मेन फंक्शनिंग है और ऐसा ही करता है विटामिन सी। और सबसे लास्ट में बूस्ट इम्यूनिटी, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाने में विटामिन सी भी हेल्प करता है स्टूडेंट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको विटामिन सी की होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। अब चलते हैं आगे और अब बारी है स्टूडेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। दरअसल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो आप सामने प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये किसी कंपनी का ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए, आपके नॉलेज के लिए कि जब भी कभी आपको विटामिन सी से संबंधित चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जनरली सबसे ज़्यादा रिकमेंडिंग ब्रांड फाइजर का बिकोसूल सी लिखते हैं। और हमको शुरू से ये सिखाया गया है बचपन में कि बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है बिकोसूल। दरअसल में बिकोसूल ब्रांड का नेम है और उसी बिकोसूल में यदि आप बहुत अच्छे से झांक कर देखेंगे तो सारे बी कॉम्प्लेक्स आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन आप में से यदि लोगों ने बी कॉम्प्लेक्स लिया होगा, बिकोसूल लिया होगा, तो इसका एक अजीब सा ऑर्डर, इसकी एक अजीब सी स्मेल है जो लोगों को पसंद नहीं आती। कई बार स्टूडेंट जो प्रॉब्लम होती है वहीं से सॉल्यूशन भी जन्म लेता है। तो बिकोसूल की ये प्रॉब्लम को डिसॉल्व किया एबॉट इंडिया ने
या पिरामिल हेल्थ केयर ने, हालांकि अब वो अबॉट इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंडर में फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि आप एक टैबलेट देख रहे हैं बिकोजाइम C4, तो बिकोजाइम C4 जो है इसमें बी कॉम्प्लेक्स है, वैसा ऑर्डर नहीं है जैसा ऑर्डर, जैसी गंध यहां देखने को मिलती है, और साथ में इसने क्या किया, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया विटामिन सी का। तो इस वजह से बिकोसूल के मार्केट को या बी कॉम्प्लेक्स के एक छत्र राज को थोड़ा कुछ समय तक चुनौती बिकोजाइम C4 ने दी थी विद द एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ विटामिन सी के साथ में। तो ये दो ऐसे ब्रांड हैं जो बी कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं डॉक्टरों के बीच और पेशेंट के बीच, और आपकी अवेयरनेस में भी ये होंगे। तो सिर्फ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कि यदि आपको ऑर्डर में प्रॉब्लम है बिकोसूल के साथ, तो आप बिकोजाइम C4 के साथ भी जा सकते हैं बहुत आसानी से, और यहाँ एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको विटामिन सी का मिल जाएगा। हालांकि अब बिकोसूल ने भी अपने कैप्सूल में ऑर्डर को कम करने की कोशिश की है और विटामिन सी का एक्स्ट्रा एडवांटेज एड ऑन भी कर दिया है। तो अब इस फार्मास्यूटिकल वॉर पर हम नहीं जाते कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट की। सबसे पहले जब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उसमें विटामिन B1 आता है। अब विटामिन B1 से रिलेटेड दो ही क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, जिनको आपको स्ट्रांगली जो है वो रिमेंबर रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये, ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि विटामिन B1 का रिलेशन कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए, न्यूरल एक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए विटामिन B1 जो है वो यूज किया जाता है। और विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम आपको ऑलरेडी पता है, थायमिन है। सुजुकी ने इसकी खोज की थी, इसको आप रहने दीजिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये रहा, विटामिन B1 का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है। तो आप सभी फार्मर हैं या सभी फार्मर के बेटे हैं, तो आपको समझाने में मुझे बहुत आसानी होगी कि खेतों में हम देखते हैं धान। जब धान हमारे घरों में आती है तो स्पेशली आपने देखा होगा कि जो ऊपर का ये छिलका जो होता है ये हट जाता है, और इस तरह से ये राइस जो होता है ये हल्का सा येलोइश कलर का हमारे घरों में आता है जिसको हम खाते हैं। ऐसा राइस स्टूडेंट अनपॉलिश राइस कहलाता है, हिंदी में कहते हैं बिना छिला चावल, और यही बिना छिला चावल विटामिन B1 का रिचेस्ट सोर्स है। लेकिन ऐसे चावल से हम पेट तो भर सकते हैं, लेकिन ऐसा चावल यदि मार्केट में बेचने जाएंगे तो कई लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि दरअसल में ये चावल में थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, जिस वजह से सेलिंग नहीं हो पाती। तो आज के समय पे क्या किया जा रहा है, जहां कमर्शियल सेक्टर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है कि खेतों से जब चावल आता है तो अब वो घर नहीं आता, खेतों से चावल सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाता है, पॉलिशिंग सेंटर। और पॉलिशिंग सेंटर में चावल के ऊपर जो विटामिन B1 की लेयर है, जिस वजह से चावल गंदला दिख रहा है, चावल गंदला है नहीं, विटामिन B1 की लेयर की वजह से ऐसा लग रहा है। तो अब इस चावल को पॉलिशिंग सेंटर ले जाके इसके ऊपर जो विटामिन B1 की लेयर है उसको उतार दिया जाता है, और जैसे ही विटामिन B1 की लेयर उतर जाएगी चावल एकदम हो जाएगा व्हाइट। अब ऐसा चावल जो एकदम व्हाइट हो गया है पॉलिश करने पर, नो डाउट ये आपका पेट तो भर देगा, लेकिन पोषण की दृष्टि से ऐसे चावल की कोई वैल्यू नहीं है, या हम इसको हिंदी में बोलें तो इसकी ना तो कोई औकात है ना तो विसात है, क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, सिर्फ पेट भरने वाला फूड है। तो अब आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट दो चीजें, पॉलिश राइस से विटामिन B1 लैप्स होता है और अनपॉलिश राइस ही विटामिन B1 का सोर्स होता है। और विटामिन B1 की कमी यदि हमारी बॉडी में होती है तो बेरी बेरी रोग होता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि बेरी बेरी जो है वो दो टाइप का होता है, क्योंकि FSO में थोड़ा यहां तक बात आएगी। बेरी बेरी दो टाइप का होता है, एक वेट बेरी बेरी और एक ड्राई बेरी बेरी, एक सूखी बेरी बेरी और एक गीली बेरी बेरी। तो जो सूखी बेरी बेरी है, ड्राई बेरी बेरी है, इसमें आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपके नर्व जो है वो अफेक्टेड होते हैं। तो जैसे आपके पैरों में लंबे समय तक सिटिंग करने पर झुनझुनी आ जाती है,
आपका ब्रेन उतना बेहतर काम नहीं करता, कई बार विटामिन B1 की लैक इस तरफ इशारा बताती है। लेकिन यदि कई बार आपका हार्ट सही तरीके से फंक्शन नहीं परफॉर्म करता और उसमें विटामिन B1 भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऐसे हार्ट डिसीज को वेट बेरी बेरी कहते हैं। तो विटामिन B1 की वजह से यदि हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे तो ये भी एक टाइप का बेरी बेरी डिसीज में कंसीडर होगा। मतलब यदि कभी आपसे कोई पूछे कि बेरी बेरी रोग में क्या अफेक्टेड होता है, तो आपको कहना है हार्ट अफेक्टेड होता है और ब्रेन भी अफेक्टेड होता है। चूंकि हार्ट में ब्लड हो गया तो इसलिए वेट बेरी बेरी का कॉन्सेप्ट आ गया, गीली बेरी बेरी, और ब्रेन जो हो गया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसको ड्राई बेरी बेरी बोल दिया। तो आई थिंक शायद आप ये चीज अब समझ रहे होंगे। स्टूडेंट अभी तो फिर भी ठीक है, विदेशों में क्या है, लोग रईस हैं और लोगों के सामने जब इस तरह के दोनों चावल की कैटेगरीज रखी जाती हैं तो ज्यादातर लोग पॉलिश राइस खाना पसंद करेंगे, सफेद चावल खाना पसंद करेंगे, और सफेद चावल में विटामिन B1 की लेयर तो है ही नहीं। तो बहुत अधिक संख्या में वेस्टर्न कल्चर में लोग बेरी बेरी से अफेक्टेड होते हैं इस तरह के चावल को एक्सेप्ट करने की वजह से या कंजप्शन करने की वजह से। तो आप लोग अब तो इतने समझदार हो गए हैं कि कभी अगर चावल चुनने जाएंगे तो उस चावल को जरूर चुनिएगा जो न्यूट्रिशियस हो, है ना, मतलब अनपॉलिश राइस। चलिए चलते हैं दूसरे विटामिन की तरफ। दूसरा विटामिन है, अच्छा एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, स्टूडेंट उन्होंने विटामिन चैप्टर दे रखा है और लास्ट टाइम उन्होंने विटामिन के से क्वेश्चन पूछा है। अब चूंकि उन्होंने क्वेश्चन लास्ट टाइम पेपर में दिया है के का, इसी वजह से विटामिन की हर एक चीज हम पढ़ रहे हैं। आप में से कई लोगों को लगेगा कि सर ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने क्वेश्चन पेपर देखे हैं? यदि नहीं देखे हैं तो देखिए, तब आपको पता चलेगा। और यहाँ न केवल एक एफएसओ बल्कि 4-4 स्टेट के एफएसओ के एग्जाम पेपर को एनालिसिस करके मैं आपको चीजें बता रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो विटामिन B2 की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। और ये राइबोफ्लेविन जो विटामिन है ये काऊ मिल्क को स्लाइटली येलो इस कलर देता है, गाय के दूध को हल्का पीलापन देता है विटामिन B2, मतलब राइबोफ्लेविन। इसी वजह से बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको येलो विटामिन भी कंसीडर करते हैं। परंतु यदि किसी वजह से आप विटामिन B2 नहीं ले पा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जो जीभ है उसमें सूजन स्टार्ट हो जाएगी। कई बार आपकी जो त्वचा है वो फटेगी, स्पेशली इसको स्टूडेंट चिलोसिस कहते हैं। कैसे? देखिए, आपने ठंड के टाइम पे ऑलरेडी देखा होगा, क्या चीज देखी होगी? आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति का माउथ होता है, मुंह होता है, उसमें जो ये किनारे होते हैं, इन किनारों का अक्सर फटना उस सीजन में, जब ठंड का सीजन होता है, कोल्ड का सीजन होता है, इस समस्या को चिलोसिस कहते हैं। और कई बार ये माउथ कॉर्नर के क्रैक्स इतने बड़े हो जाते हैं कि यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली ये ठंडी के समय पे ही ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है। और कई बार लोगों को अगर ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती, जैसे हम चिलोसिस कहते हैं, माउथ कॉर्नर पर रफ्चर होना, तो फिर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को छाले होते हैं, माउथ अल्सर। तो बहुत से लोगों को जो छाले होते हैं ये भी दरअसल में विटामिन B2 की कमी से होते हैं। तो जब कभी आपको छाले हुए होंगे स्टूडेंट, तो आप लोग सीधे मेडिकल स्टोर पहुंचे होंगे तो उन्होंने आपको B कॉम्प्लेक्स पकड़ाया होगा। तो दरअसल में B कॉम्प्लेक्स पकड़ाया होगा तो असल मायने में छाले को सप्रेस कौन करेगा? याद रखिए, विटामिन B2। लेकिन सिर्फ विटामिन B2 की टैबलेट बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो उसलिए उन्होंने क्या किया, और सारे विटामिन B के भर दिए और वो B कॉम्प्लेक्स बन गया। ये है कहानी। तो अब आप ये बात याद रखेंगे कि गाय के दूध का स्लाइटली येलो इस कलर किसकी वजह से होता है? विटामिन B2 की वजह से होता है। और जीभ में सूजन, त्वचा का फटना, ये स्पेशली आप समझ गए कहाँ की त्वचा का फटना, और ये एरिबोफ्लेविनोसिस, मतलब जीभ या होंठों पर कई बार जो सूजन होती है, ये भी विटामिन B2 की कमी से ही दरअसल में होती है। और यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रहा होगा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन नाम दिख रहा होगा, ये गाय दिख रही होगी, उसके मिल्क का इंपॉर्टेंस दिख रहा होगा, ये बफेलो दिख रही होगी, उसके मिल्क का इंपॉर्टेंस दिख रहा होगा। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट, आप जब अपनी दुनिया बसाएंगे,
जब आप अपना घर बनाएंगे तो आप गाय का दूध लाना घर में पसंद करेंगे या भैंस का दूध लाना पसंद करेंगे? आप इसको खुद ही देखिए। और एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, उस पैरामीटर को हमेशा माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है? आंसर है 7.2। और ये 7.2% भैंस के दूध में जो होता है, यही आगे चल के आपके लिए बहुत सारी कार्डियक डिसीजेस का रीजन बनने लगता है। तो यदि गाय के दूध में आप फैट का परसेंटेज तलाशेंगे तो लगभग लगभग वो भैंस की तुलना में हाफ होता है। इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा कि आपको फ्यूचर में कार्डियक डिसीज ना हो, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो भैंस से बेहतर काऊ मिल्क है। इजी टू डाइजेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स भी बेहतर हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी आपकी बॉडी को रियल नीड है। तो इसी वजह से आप काऊ मिल्क जो है उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और फिर यदि नहीं आपको करना तो फैसला जो है वो आपके हक में रहा। चलते हैं आगे। विटामिन B3 जो है ये एक ऐसा विटामिन है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि एफएसओ अभी इस तरफ मूव ऑन नहीं कर पाया, उसने ADE-K पर ही बातें रखी हैं, और लास्ट टाइम उसने K से क्वेश्चन पूछा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एफएसओ अब बी कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव ऑन कर रहा है। इसी वजह से ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। हालांकि आपको बहुत सी चीजें पता होंगी, नो डाउट, इसके लिए आप हौसला अफजाई के पात्र जरूर हैं। मैं कहना यह था स्टूडेंट कि विटामिन B3 जिसका साइंटिफिक नेम होता है नियासिन, इसी को निकोटिनामाइड भी कहते हैं, और कुछ किताबों में इसी को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। ये चीज विटामिन B3 की यदि हमारे शरीर में कमी है तो हमको एक रोग देखने को मिलता है जिसे कहते हैं पेलेग्रा, और पेलेग्रा को ही 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अब 4D सिंड्रोम के नाम से क्यों जाना जाता है स्टूडेंट पेलेग्रा को? समझिए, यदि आपको पेलेग्रा हो गया, इसका मतलब है आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी है। विटामिन B3 की कमी है तो सबसे पहले 4D आपकी बॉडी में दिखेंगे। हालांकि चौथा डी दिखेगा तब तो काम ही खत्म हो गया होगा। 3D आपकी बॉडी में दिखने शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप पेलेग्रा के पेशेंट बनते हैं। सबसे पहले जब आपको दाद होता है तो दाद एक पर्टिकुलर स्पॉट पर होता है और धीरे 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 बढ़ता है स्टूडेंट। लेकिन जब दाद जैसी संरचना पूरी आपकी बॉडी पर देखने को मिले, इसे कहते हैं डर्मेटाइटिस, हिंदी में कहते हैं त्वचा दाद। तो जो त्वचा दाद है, याद रखिएगा, ये जो त्वचा दाद है ये डर्मेटाइटिस हिंदी में हम कहते हैं, और पेलेग्रा का ये पहला लक्षण होता है। मतलब जब आप पेलेग्रा के पेशेंट बनेंगे तो आपकी जो स्किन है, स्पेशली स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो आपके स्किन से निकलनी शुरू हो जाएगी, उखड़नी शुरू हो जाएगी, और इसी को हम त्वचा दाद कहते हैं। कुछ समय बाद यदि आप इलाज फिर भी नहीं ले रहे हैं तो फिर अब दूसरी समस्या आपकी बॉडी के अंदर जो आएगी उसे कहते हैं डायरिया। डायरिया का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, सामने इमेज भी आप बहुत देर से देख रहे हैं। हालांकि ऐसा इमेज मुझे लगाने की बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ठीक है, ये केवल और केवल मनोरंजन के हिसाब से, और इसका कोई भी मकसद नहीं है, ना इसका कोई मिसयूज करने का मेरा लेना है इसमें से। तो सबसे पहले त्वचा दाद, ये उसका इमेज रहा स्टूडेंट। फिर ये डायरिया, ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको क्लियर हो गया। तीसरा है स्टूडेंट डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है ये याददाश्त का प्रॉपर ना होना, रिमेंबरिंग कैपेसिटी जो है वो बेहतर ना होना। तो याददाश्त का बेहतर ना होना, तो याददाश्त का बेहतर ना होना ये डिमेंशिया कहलाता है। और ये तीसरा ड्रॉबैक है, तीसरा सिस्टम है आपकी बॉडी में पेलेग्रा का। और यदि आपके बॉडी में ये 3 सिम्टम दिखने लगे हैं और आप फिर भी जो है वो नहीं ले रहे हैं ट्रीटमेंट, तो आप बिलीव करिए कुछ समय बाद आप कफिन में जाने वाले हैं, या आप जो हैं वो इस दुनिया से रुखसतगी लेंगे, मतलब लीड्स टू डेथ। जो चौथा परम सत्य है, यह चौथा डी है।
तो याद रखेंगे स्टूडेंट कि पेलेग्रा जो होता है इसे 4D सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, सिंड्रोम क्यों कहा पेलेग्रा को, ये कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब किसी डिसीज में एक या एक से ज्यादा ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, जनरली डिसीज में कोई ना कोई ऑर्गन तो अफेक्टेड होगा, लेकिन जब किसी डिसीज में एक से ज्यादा ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं इसे कहते हैं सिंड्रोम। जब आप पेलेग्रा से अफेक्टेड हैं तो आपकी स्किन अफेक्टेड हो रही है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड हो रहा है, आपका ब्रेन अफेक्टेड हो रहा है। तो जब एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं किसी डिसीज से, तो फिर उस डिसीज के लिए हम सिंड्रोम जैसी वर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि विटामिन B3 की कमी से हमारे शरीर में पेलेग्रा या त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम जैसे रोग देखने को मिलते हैं। चलिए, इसके बाद विटामिन B4 नहीं है, ये मैंने पहले बताया था। अच्छा, एक बात जो बता रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम सबको याद रहता है, हर कोई फटाक से बता भी देता है, पैंटोथेनिक एसिड, है ना। लेकिन आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा कि जब आप लंबे समय तक सिटिंग बना के बैठते हैं, स्टूडेंट जैसे कोचिंग जाते हैं आप लोग, तो कोचिंग में 4 घंटे की सिटिंग तो फिक्स है। घर आते हैं, खाना बनाते होंगे, निश्चित रूप में 1-2 घंटे की सिटिंग फिक्स है। फिर पढ़ने बैठते होंगे तो सिटिंग फिक्स है। तो जब आप एक ही काम या तो खड़े होने वाला या बैठने वाला लंबा करते हैं, तब कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम आने लगती है जिसको हम झुनझुनाहट कहते हैं या सेंसिटिविटी कहते हैं या स्टिंगिंग सेंसेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फुट बर्निंग सिंड्रोम। पैरों के तलवे में जलन सी पड़ने लगती है, और यदि आपके पैरों के तलवे में जलन पड़ने लगी है या आपको ईचिंग या आपको स्टिंगिंग सेंसेशन होने लगा है नर्व्स में, तो इसका मतलब है कि आप में विटामिन B5 की लैक है। आपको तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर बहुत आराम से बहुत से B कॉम्प्लेक्स 2-3 महीने के लिए प्रिस्क्राइब कर देगा। आप उन टैबलेट को खाएंगे, 2 से 3 महीने में आपको रिलीफ अपने आप समझ में आ जाएगा और ये प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछें कि फुट बर्निंग सिंड्रोम का रीज़न कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो अब आप बहुत आराम से बता देंगे कि फुट बर्निंग सिंड्रोम का जो कारण है वो है विटामिन B5 की लैक। इसके अलावा अब आपको ये सोर्सेस डिस्कवरर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछे जाएंगे ऑलरेडी मैं पहले ही चर्चा उनके बारे में कर चुका हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब जो विटामिन मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट, इन विटामिनों में से कुछ ऐसे विटामिन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्पेशली FSO मैं पहले ही बोल चुका हूं, अभी यहां तक नहीं पहुंचा है B कॉम्प्लेक्स तक। अभी वो फैट सॉल्युबल विटामिन से ही क्वेश्चनों को पिकअप कर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है K से रिलेटेड, तो बस अब वो मूव ऑन करने वाले हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्वेश्चनों की B कॉम्प्लेक्स में, मैं एक बार आपको बता देता हूं ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपका काम बहुत आसान रहे और सरसरे तौर पर उसे पढ़कर आगे बढ़ जाए। देखिए, जैसे विटामिन B6, विटामिन B6 जो है स्टूडेंट, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विटामिन B6 जो है, इसकी कमी से कई बार एनीमिया हो जाता है। तो विटामिन B6 लीड्स टू एनीमिया। विटामिन B6 जो है ये स्वप्नों को याद रखने में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पेशेंट है जिसकी याददाश्त चली गई है, अब अगर बताइए याददाश्त चली गई, उसको कुछ याद ही नहीं है, तो और क्या जरिया है उसकी याददाश्त को वापस लाने का? या तो उसके परिवार के लोग डेली उसके साथ बैठें सुबह शाम और उसे बताएं कि मैं ये हूं, जोर डालो तो फिर चीजें याद आए। या दूसरा तरीका ये है कि जब बंदा सोता है, तो जब बंदा सोएगा तो रात में सपने तो देखेगा, सपने देखेगा तो अनकॉन्शियस माइंड से सपने देखेगा। निश्चित रूप में इसी दौरान विटामिन B6 ट्रिगर करा दिया जाए, विटामिन B6 दे दिया जाए, तो जो अनकॉन्शियस माइंड में जो सपने आते हैं ना स्टूडेंट, उसको व्यक्ति को याद रहेंगे, और व्यक्ति को जब वो सपने याद रहेंगे तो वो अपने चित परिचितों से उन सपनों के संबंध में चर्चा करेगा,
और चर्चा करने से और सपने याद रहने से हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि याददाश्त वापस आ जाए। इस तरह से यूज करते हैं विटामिन B6 का। याद रखेंगे ये चीज, क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत स्टैंडर्ड में है ये क्वेश्चन कि स्वप्नों को याद रखने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है। आंसर है विटामिन B6। विटामिन B7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट बायोटिन। दरअसल में बायोटिन वो विटामिन है जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कभी आपके बाल झड़ते हैं तो इसका सीधा सीधा रीजन है कि आपके बॉडी में विटामिन B7 की कमी है। और जैसे ही आप विटामिन B7 को लेना स्टार्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि जो हेयर फॉल हो रहा था अब वो तेजी से जो है वो नहीं गिर रहे हैं बल्कि बेहतर होते जा रहे हैं। तो कहानी सिर्फ इतनी सी कि बालों को झड़ने से रोकता है बायोटिन। इसी वजह से बायोटिन को आज के समय पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, न केवल FSO बल्कि दुनिया में जितने एग्जाम हैं, विटामिन H बोलने लगे हैं। बायोटिन को, विटामिन B7 को H बोलने लगे हैं। याद रखिएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, आपने एक विटामिन के बारे में सुना होगा जिसका नाम है विटामिन B12। तो विटामिन B12 वो विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल या कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और एक टेस्ट होता है जिसका नाम आप सुनेंगे आगे मैं बताऊंगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के जरिए कोबाल्ट है विटामिन B12 में, इस चीज को इजीली कंसीडर कर लिया जाता है, इस चीज का इजीली पता लगा लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे विटामिन 2 के अंदर कोबाल्ट मेटल छुपा होता है, विटामिन B7 के अंदर भी एक नॉन मेटल छुपा हुआ होता है जिसका नाम है सल्फर। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर एक अधातु है। और स्पेशली इंटरव्यू पैनल में जो शर्मा सर का बोर्ड है वो इतने बेसिक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछते हैं और जब आपसे नहीं बनते हैं तो आपको काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। हालांकि क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल कि सल्फर जो विटामिन B7 का एक्टिव पार्ट है, सल्फर जो एक मिनरल है, सल्फर जो एक खनिज है, विटामिन B7 के साथ सहभागिता प्रदर्शित करता है, बालों को झड़ने से रोकता है। वही 8 सल्फर के जब एटम मिलते हैं तब सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनता है। मतलब सल्फर के 8 परमाणु जब मिलेंगे तब कहीं सल्फर का एक अणु बनेगा। ये याद रखना है आपको। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के 4 एटम मिलते हैं तब फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तब ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से सल्फर के केस में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, तैयार जरूर रहिएगा। अगर आपका बोर्ड शर्मा सर का बोर्ड रहा तो क्वेश्चन 101% मिल सकता है कि सल्फर के बारे में खासियत बताइए। और जब यहाँ सल्फर तक बात पहुंची है तो एक चीज़ और सुन लीजिए आप। सल्फर के बारे में अक्सर करके कहा जाता है कि प्याज में और लहसुन में जो अजीब सी स्मेल होती है वो सल्फर की वजह से होती है। और जब आप प्याज को काटते हैं या लहसुन को काटते हैं, तो स्पेशली लहसुन तो अभी छोड़ दें, जब आप प्याज को कट करते हैं तो प्याज और लहसुन में जो सल्फर है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ संयोग करता है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और वही सल्फ्यूरिक एसिड आपकी आंखों के कांटेक्ट में आता है तो आपको रुदाली या रुदन आता है, मतलब आंखों से आंसू निकलते हैं। बट मेरा इशारा यदि आप पहचाने स्टूडेंट, तो विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, इसे विटामिन H कहते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब बायोटिन में कहीं ना कहीं सल्फर जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब याद रखिएगा, यदि आपको हेयर ग्रोथ बेहतर चाहिए तो आपको सल्फर कंटेंट खाने चाहिए। मतलब स्टार्टिंग कर देनी चाहिए लहसुन से और प्याज से, क्योंकि प्याज और लहसुन रिचेस्ट सोर्स है सल्फर का। और साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है। आज के समय पे हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अफेक्टेड होने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन है, लेकिन याद करिए 1928 से पहले तो कोई एंटीबायोटिक नहीं थी। तो फिर लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित होते थे तो किन दवाओं से ट्रीटमेंट लेते थे? सल्फर ड्रग।
सल्फर वो कंटेंट है स्टूडेंट, या सल्फर ड्रग वो दवाई है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होती थी बिफोर एंटीबायोटिक। तो विटामिन बी7 के बारे में आपको चीजें क्लियर हो गई कि सल्फर एक अधातु है, सल्फर एक नॉन मेटल है जो विटामिन बी7 का पार्ट है। ये पूछा जाएगा, इसको थोड़ी आप ध्यान रखिएगा। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड कहलाता है, और फॉलिक एसिड जो है इसकी खोज लूसी विल्स ने की थी, इंपॉर्टेंट नहीं छोड़िए। हाँ, विटामिन बी9 की कमी से भी बॉडी में एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं स्टूडेंट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दरअसल में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है बिल्कुल वही जो आपके दिमाग में चल रहा है कि एनीमिया में आरबीसी का नंबर या हीमोग्लोबिन का नंबर या आयरन का नंबर कम हो जाता है, बिल्कुल सही। बस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फर्क इतना है कि जो आरबीसी का साइज होता है वो जनरली बायकॉन्केव स्ट्रक्चर वाला होता है, बस उसका साइज इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट। तो आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाता है जिसको हम कहते हैं आरबीसी का साइज इरेगुलर हो जाता है। लेकिन आरबीसी का साइज भले रेगुलर हो जाए लेकिन नंबर तो कम है, इसी वजह से एनीमिया। इसे कहते हैं स्टूडेंट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एफएसओ का तो मुझे पता नहीं है, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम का सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन जो है वो यही है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये किस विटामिन की लैक का परिणाम है। आंसर है विटामिन बी9 अर्थात फॉलिक एसिड। याद रहेगी ये चीज। चलिए, इसके बाद विटामिन बी12 की तरफ रुख करते हैं। विटामिन बी12 जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन, जिसको शॉर्ट में हम कोबालामिन भी बोल सकते हैं। यहाँ कोबालामिन का मतलब है कोबाल्ट मिनरल्स की तरफ इशारा है। मतलब जैसे विटामिन बी7 अपने अंदर सल्फर को समाहित करके रखता है, उसी तरह से विटामिन बी12 अपने अंदर कोबाल्ट को समाहित करके रखता है। और इस बात का पता एक टेस्ट से लगाया जाता है जिसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। लेकिन अब इसके बारे में एक और चीज बता रहा हूं, आपके बॉडी में कीटोन का नंबर कितना है या आपके बॉडी में कितनी कीटोन बॉडी प्रेजेंट है, इसको भी सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट से कंफर्म करते हैं। तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट से कोबाल्ट का आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और कीटोन बॉडी के नंबर को भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां ये सेम हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है ये कि विटामिन बी12 जो है इसकी कमी से क्या हमारे शरीर में कोई रोग होता है? जी हां, रोग तो है एनीमिया, लेकिन एनीमिया का एक प्रकार है जिसको परनीसियस एनीमिया कहते हैं, घातक रक्ताल्पता कहते हैं। अब दरअसल में ये है क्या स्टूडेंट? ये है ये घातक रक्ताल्पता जिसको हिंदी में परनीसियस एनीमिया कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। यदि आरबीसी 60 डेज की होती है तभी आरबीसी मैच्योर होती है, और जब आरबीसी मैच्योर होती है तभी अपने फंक्शन को करना स्टार्ट करती है, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। मतलब आरबीसी अपने फंक्शनिंग को स्टार्ट करती है, ऐसा मान लेते हैं हम 61 डेज से, और 120 डेज लास्ट लिमिट है। यदि कभी आरबीसी 60 डेज मतलब 60 दिन के पहले ही मर जाए और स्प्लीन में पहुंच के दम तोड़ दे, मतलब आरबीसी बनती है रेड बोन मैरो में, 60 दिन के पहले ही आरबीसी जो है वो स्प्लीन में जाके अपना दम तोड़ने लगे, यही है स्टूडेंट घातक रक्ताल्पता। इसी को कहते हैं परनीसियस एनीमिया। आरबीसी जब इमेच्योर होकर नष्ट होने लगे, आरबीसी अल्प विकसित होकर समाप्त होने लगे, आरबीसी 60 दिन के पहले से ही दम तोड़ने लगे, इसे परनीसियस एनीमिया कहते हैं। और हमारे घरों में जो हमारी सिस्टर होती हैं, मदर होती हैं, आप बिलीव करिए जिस एनीमिया के टाइप से वो सबसे ज़्यादा परेशान रहती हैं, स्पेशली जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, यही वो एनीमिया है। इसलिए रूरल एरियाज में जब भी डॉक्टरों के पास आप अपने मदर को लेके जाते हैं, उनको वीकनेस जब होती है तो डॉक्टर एक रेड कलर का कोई आपने देखा होगा इंजेक्शन जो उनको सबसे पहले देता है, वो यही है स्टूडेंट। कौन सा? वो साइनोकोबालामिन अर्थात विटामिन बी12 है। अब जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है हिंदी में, उसी चीज को आप एक बार इमेज के फॉर्म पे देख लो। जैसे विटामिन बी6, विटामिन बी6 के बारे में मैंने आपको पहली चीज बताई कि स्वप्नों को याद रखने में कौन सा विटामिन मदद करता है, जो आपके अनकॉन्शियस मेमोरी को भी रिमेंबर कर सकता है और
ऐसे पेशेंट जिनकी याददाश्त चली गई होती है उनकी याददाश्त लाने में मदद करता है। आंसर है विटामिन B6। विटामिन B6 का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि विटामिन B6 की यदि आपकी बॉडी में कमी है तो वो एनीमिया की समस्या कॉज करती है। जैसे आपने अक्सर करके देखा होगा, जब लेडीज की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा आज के लेक्चर के बाद कि गर्ल्स को, या नहीं अगर समझ में आ रहा तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप अपनी फैमिली बनाएंगे और जब फैमिली आप बनाएंगे तो 3rd मंथ में जब प्रेगनेंसी कंफर्म होगी तो बी कॉम्प्लेक्स जो डॉक्टर देगा खाने के लिए आपकी मैडम को या आपको, उसका रियल रीजन यही है कि कहीं जो आपके जीवन साथी हैं उनको परनीसियस एनीमिया ना हो इसलिए B12 चल गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ना हो इसलिए B9, और नॉर्मल एनीमिया ना हो इसलिए B6 दिया जाता है। मतलब पूरे तरह से डोज ऑफ क्या है, बैलेंस करके दिए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू। इसी में आगे यदि हम बात करें विटामिन B7, मैंने आपको पहले ही बताया था B7 हेयर विटामिन कहलाता है। और आप इमेज देख लीजिए और हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि विटामिन B7 के अंदर एक नॉन मेटल पाया जाता है और इस नॉन मेटल का नाम है स्टूडेंट सल्फर। याद रखिएगा, इमेज सिर्फ लगाने का यही पर्पस था ताकि आप इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रख सकें। इसके बाद अगला जो विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड और विटामिन B9 की वजह से एक डिसीज होती है जिसे कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब मैंने आपको समझाया, अब आप इमेज देख लीजिए। जनरली हमारी आरबीसी बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर की ऐसे साइज में होती है, लेकिन जब हमारी आरबीसी का साइज जो है वो डोम शेप हो जाए, वो फूल कर स्वेल हो जाए, मतलब इरेगुलर शेप एंड साइज हो जाए आरबीसी का, तो इसी को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कंसीडर करते हैं। अब एक चीज और बताना है स्टूडेंट, आजकल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन के अंदर विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन इनसाइड दी विटामिन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा चल रहा है। दरअसल में कहानी सिर्फ इतनी सी है, यदि आपने मैथ्स कभी पढ़ी होगी तो यदि एक ये सर्कल जो है ये विटामिन B9 है और विटामिन B9 के ठीक अंदर पाया जाता है विटामिन B10। अब पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, विटामिन B9 का साइंटिफिक नाम है फॉलिक एसिड, विटामिन B10 का साइंटिफिक नाम है PABA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको इमेज में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा विटामिन किस विटामिन के अंदर है। तो B9 के अंदर है B10। तो यदि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन इनसाइड दी विटामिन, विटामिन के अंदर उपस्थित विटामिन, तो आंसर है विटामिन B10 और वो विटामिन B9 के अंदर उपस्थित है। और ये रहा विटामिन B10 का साइंटिफिक नेम, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। याद रहेगा ये चीज ऐसा। चलिए इसी में अगला है, हाँ स्टूडेंट मैं इसकी बात कर रहा था, रूरल एरियाज में जब भी आप अपने मदर को लेकर जाइएगा डॉक्टर के पास, या अर्बन एरिया में भी लेकर जा सकते हैं, तो जनरली आप कभी भी डॉक्टर का जो प्रैक्टिस करने का जो ट्रे या जो केबिन होता है, तो जनरली जहां बहुत सी मेडिसिन रखी होती है तो देखिएगा एक रेड कलर की इस तरह से आपको वॉइल जरूर मिलेगी। और जनरली जिन रेड कलर की वॉइल पे आपका दिमाग जाएगा, तो यदि आपके साइड अगर वो हो तो आप अगर उसको देखें पढ़ के तो आपको बहुत आसानी से साइनोकोबालामिन मिल जाएगा। तो साइनोकोबालामिन दिए जाने का मेन पर्पस यही होता है कि परनीसियस एनीमिया, जिससे ज़्यादातर हमारे घरों की लेडीज़ें अफेक्टेड होती हैं, उस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर साइनोकोबालामिन को अर्थात कोबाल्ट वाले विटामिन को यूज़ करना पसंद करते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको एकदम क्लियर बता दिया। लेकिन जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एफएसओ में पूछी गई है, लेकिन वो एफएसओ झारखंड एफएसओ है, कि उस विटामिन का नाम बताइए जो डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर B12 के इंजेक्शन भी कई बार लगाता है और उसका रीजन है स्टूडेंट डीएनए सिंथेसिस। हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है डीएनए। डीएनए से ही आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से जेनेटिक ट्रेट डिसाइड होते हैं और जेनेटिक ट्रेट ही तो देखना, बोलना, सुनना, ये सारी चीजों को निर्धारित करते हैं।
मतलब यदि हमारी सेल में डीएनए ना हो तो हमारे बहुत से बायोलॉजिकल फंक्शंस में ताला लग जाए, हमारे लाइफ की बहुत सी एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। इसी वजह से डीएनए को लाइफ का ब्लूप्रिंट कहते हैं और उसी डीएनए को सेल में सिंथेसाइज कराता है ये कोबाल्ट वाला विटामिन। तो इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे कि डीएनए के निर्माण में किस विटामिन की भूमिका सक्रिय है, अर्थात विटामिन B12। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्षा के जल में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन B12। याद रहेगा ये चीज। और इस तरह से यहां ये विटामिन वाला पूरा सेगमेंट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन की जो हमने शुरुआत की थी स्टूडेंट, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ की थी। सॉरी, बी कॉम्प्लेक्स नहीं, माफी चाहता हूँ, हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में वाटर सॉल्युबल की दोनों कैटेगरीज हमने देखी। पहले सी देखा, बी कॉम्प्लेक्स देखा। मैं एक बार फिर बता दूं, बी कॉम्प्लेक्स में सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी कॉम्प्लेक्स में बी के कुछ ही टाइप हैं, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया, चिलोसिस, पलेग्रा, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने वही चीज़ बताई है जो आपको माइंडसेट में एक्टिव रखनी है और उन्हीं को आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन यदि कोई दूसरे सोर्सेज से कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको भी ऐड ऑन करके मेंशन कर सकते हैं। हालांकि ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, और इसी में से ज़्यादातर चीज़ें आपको आ जाएंगी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक थैंक यू।